Hello friends, welcome to Civic Sense. I am Dr. Madhukar Shyam and today I am going to discuss with you all about the foreign policy of India. Let me just tell you about the few books that you should go through and read it so that you will have the comprehensive understanding after going through this lecture. So किताब को जो पढ़ना है वो है द ऑक्सफोर्ड की जो हैंडबुक है, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक एक आती है वो आपको मिल जाएगी। मुचकुंद दुबे की बुक आप पढ़ सकते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया पे। हर्षवी पंत की बुक आप पढ़ सकते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया पे। जे.एन. दीक्षित की बुक आप पढ़ सकते हैं। सो इन सब स्कॉलर्स को पढ़ना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी रिसेंट में डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ही उन्होंने भी 2 किताब को लिखा है। सो गो थ्रू ऑल हिज बुक। ही हैज़ रिटन ऑन वाई भारत मैटर्स एज वेल एज अर्लियर ही रोट दैट द इंडिया वे। तो दोनों बुक जो है आपको अभी रिसेंट में जो चेंजेस हुए हैं ना उस पर बात करेंगे, एज वेल एज डिटर्मिनेंट्स जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनेंट्स को भी समझना है तो डॉक्टर एस जयशंकर की बुक को आपको पढ़ना चाहिए। सो आप आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि भारत की विदेश नीति पर प्रभाव किस किस का पड़ता है, डिटर्मिनेंट्स कौन है भारत की विदेश नीति के लिए। सो सबसे पहले आप समझते हैं कि कोई भी एस्पेक्ट हो, सबसे पहले हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट union and its territory in the first part, that is article 1 to 4, and the second part is the citizenship. So if we will take the definition of either from the Kautilya's Saptang theory or the Montevideo Convention of 1993, तो 1933 सॉरी, सो दोनों में एक कॉमन एग्रीमेंट है कि क्या है कि स्टेट में बेसिक सप्तांग में बोलते हैं कि 7 चीज़ों का होना आवश्यक है। दैट इज द स्वामी, दैट इज द किंग, प्रधान अमात्य, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, जनपद, दैट इज द लैंड एंड द पीपल, एंड देन द कोश, दुर्ग, दुर्ग इज टू प्रोटेक्ट, द कोश इज टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। सो इसके बाद अरि और मित्र की बात करते हैं वो। उसके बाद दंड नीति, रूल की बात करते हैं कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में जब वो बात कर रहे हैं सप्तांग थ्योरी की। फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस को जो बताते हैं वो इसी सप्तांग थ्योरी को इलाबोरेट करते हुए किंग को बताते हैं कि आपको किस तरीके से मंडल के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन सेपरेट लेक्चर, बट ये याद रखिएगा कि मंडल की बात करते हैं और वो क्या कह रहे हैं कि जो फ्रेंड्स है उसको पहचानना और जो अरी है उसको पहचानना। तो बेसिकली बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच को वो फॉलो करते हैं कौटिल्य। उसी तरीके से 1933 का जो मॉन्टीवीडियो कन्वेंशन था उसमें भी कहा गया कि स्टेट का जो कंपोनेंट्स होना चाहिए, द बेसिक कंपोनेंट्स, द फर्स्ट वन इज अबाउट द यूनियन, अबाउट द टेरिटरी, अबाउट द स्टेट, about the fixed territory. That is what I told you in the first part of our constitution, that is union and its territory, जिसमें की बात हो रही है टेरिटरी की। सेकेंड है सिटीजनशिप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11 में दिया है। उसी तरीके से स्टेट के डेफिनेशन को आप यहाँ से भी मॉन्टीवीडियो से भी समझ सकते हैं, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज फिक्स्ड पॉपुलेशन, जिसको फिक्स्ड पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि इंडिया के वो पॉपुलेशन जिसको कि आप नागरिकता देते हैं, जिसको कि आप बात कर रहे हैं कि सिटीजनशिप की, तो इस तरीके से जो है वो फिक्स पॉपुलेशन की बात करते हैं। आफ्टर दैट मॉन्टीवीडियो कन्वेंशन में क्या बात किया गया है, मॉन्टीवीडियो कन्वेंशन में कहा गया है कि आप गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड स्टेबल गवर्नमेंट का जो रिलेशन होगा वो फॉरेन कंट्रीज के साथ हो और उस रिलेशंस को वो रिकॉग्नाइज करे, एक दूसरी जो कंट्री है वो रिकॉग्नाइज करे। सो स्टेट के ये जो बेसिक डेफिनेशन है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन, बट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन। सो इस डेफिनेशन के अनुसार जो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है वो स्टेट का एक मेजर कॉम्पोनेंट है। ठीक है, up to here it is clear. Foreign policy is one of the important component of state. बिना foreign policy state cannot survive, right? You have to engage because as I discussed in my previous lecture, that is international system is anarchic in nature, right? International system is, there is no world government.
तो वहाँ पर जहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, एनार्की है, और हर कंट्री जो है एक दूसरे पर कहीं ना कहीं किसी रूप में डिपेंडेंट है, दैट वी विल सी इन द लिबरल अप्रोच ऑल्सो. So what I am going to discuss today are what are the following determinants uh, that are very helpful, or that are going to set the foreign policy of India, or decide the foreign policy or India, or influence the foreign policy of India. So first one is the geopolitical location, geography, or the location of country. Second aspect is, if I am talking about this, then second is economic aspect, the how strong a country's economy is. So what type of economy that country A or B is following. Third aspect is the ideology, that is also playing an important role. Fourth aspect is that how we are going to fulfill our national interest, how to define national interest, and how we are going to fulfill our national interest. Then we also need to understand the importance of culture, philosophy, historical aspect. ठीक है, तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर, ये सब चीज़ जो है हमारे फॉरेन पॉलिसी पर प्रभाव छोड़ता है. रिलीजन को हम नहीं छोड़ सकते हैं. विदाउट रिलीजन यू कैन नॉट डिसाइड योर पॉलिसी. You need to understand that in international system, all the countries are not democratic, all the countries are not secular. There are theocratic country also. Theocratic country वो है जहाँ पर रिलीजन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्टेट का अपना एक रिलीजन है. तो उस तरह की कंट्री से भी आपको डील करना है, तो आपको उस एक रिलीजियस अप्रोच भी लेकर के चलना होता है. कई बार क्या होता है कि ये जो वेस्टफैलिया का हमारा सिस्टम है 1648 का, I think you are all are aware of 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, जो 30 इयर्स वॉर के बाद कंक्लूड हुआ था. उसमें बताया गया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमारा स्टेट डिफाइन किया जाएगा. बट सम स्टेट्स, जस्ट लाइक व्हेन इंडिया इज मीटिंग विथ चाइना, दे वी कॉल आवरसेल्फ एज अ वी आर सिविलाइजेशनल स्टेट. वी हैव मोर, we are connecting ourselves with more historical or philosophical aspect. When India meet with Iran, we call ourselves as a civilizational state. So concept of civilizational state is not fits into this modern day latitude longitude system. So this approach is also help us in connect with the countries like China, Iran, which was the Persian civilization, right? So in this way we need to understand that there are different aspects that influence the foreign policy of India. Let me just take you with some examples. For instance, अगर आप यह समझेंगे इसको कि डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी जो नई बुक है द वाई भारत मैटर्स, उसमें यह लिखा है, द इंडिया वे में भी लिखा था कि किस तरीके से जो पार्टीशन है, पार्टीशन का कितना बुरा प्रभाव पड़ा हमारे जियो पॉलिटिकल लोकेशन पे. ठीक है, पार्टीशन का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा हमारे जियो पॉलिटिकल लोकेशन पे. एक तरफ जो नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड में हमने देखा कि पंजाब, राजस्थान के तरफ से क्या निकाल दिया, पाकिस्तान को निकाल दिया, दैट इज वेस्टर्न पाकिस्तान. वेस्टर्न पाकिस्तान के बनने मात्र से वी could not have direct approach, or we could not directly having accessibility to ईरान. हम लोग ईरान से जो वेस्ट एशियन कंट्री का कॉरिडोर था उससे हम लोग थोड़ा दूर हो गए. हम सेंट्रल एशिया के डायरेक्ट जुड़े हुए थे, वहाँ से दूर हो गए. फिर पीओके का जो इशू हुआ उसके कारण जो है डायरेक्ट अफगानिस्तान से अभी हमारा जो है संपर्क वो भी कुछ समय के लिए टूटा हुआ है, जब तक पीओके भारत का हिस्सा फिर से पूर्ण रूप से नहीं हो जाता है. फिर हम देखते हैं कि इस जियो पॉलिटिकल लोकेशन का किस तरीके से चाइना फ़ायदा उठा रहा है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो पीओके से लेकर के जा रहा है, जिसके कारण भारत जो है प्रोटेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के इस पॉलिसी के खिलाफ. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ज्योग्राफी इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस इज वी कैन अंडरस्टैंड द ईस्ट पाकिस्तान. इन 1947 ईस्ट पाकिस्तान जो बना, जो कि आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से पहले क्या कॉन्सेप्ट था,
वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल को अलग किया था ब्रिटिश ने, उसके बाद वो ईस्ट पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना। तो ये जो 20 साल का सफ़र था ईस्ट पाकिस्तान का, यह काफ़ी पेनफुल था इंडिया के लिए, बिकॉज क्या हो रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को काफ़ी डिस्टर्ब करने में लगे हुए थे, जिसको कि हम लोग सिक्योरिटी में, नेशनल सिक्योरिटी में भी स्टडी करेंगे, रीड करेंगे कि किस तरीके से चाइना पाकिस्तान का नेक्सस बन गया 1962 वॉर के बाद, और वो जो है काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। तो डिटर्मिनेंट्स में जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, जो लोकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटर्मिनेंट्स में जो जियो पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, उसको हमें यह भी समझना होगा कि भारत के लिए यह एडवांटेज है, जैसे यह पार्टीशन एक डिसएडवांटेज था, तो यह एडवांटेज है कि भारत जो है वो एक तरफ हिमालय से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ वो सी एक्सेसिबिलिटी ऑफ सी है, राइट। कुछ कंट्री जो लैंडलॉक कंट्री होते हैं, उसके बाद उसके पास जो है एक्सेसिबिलिटी ऑफ सी नहीं होता है। व्हेन यू डोंट हैव एक्सेसिबिलिटी ऑफ सी, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच आउट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अपने ट्रेड को लेकर के आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो इंडिया के लिए यह बहुत अच्छा है, बहुत एडवांटेज है कि वो जो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को, कि वो एक्सेसिबिलिटी ऑफ सी है एज वेल एज वो हिमालयन रीजन से जुड़ा हुआ है। नाउ जियो पॉलिटिक्स में जो ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे कंट्री में कौन कौन से मिनरल्स है, राइट। ये जो मिनरल्स है, जो रिसोर्सेस है, वाटर है, ये सब किस तरीके से भारत को एडवांटेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी को हम लोग डिटेल में, जब हम लोग 1 to 1 कंट्रीज को देखेंगे तो हम लोग इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। सो let me just close the geography aspect here, and then let me move to the economic aspect. As I told you that minerals resources are going to help in the foreign policy of India, is because it enhance the capability of the country. रियलिस्ट अप्रोच में आप देखे होंगे कि न्यू रियलिस्ट जो बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं, सेल्फ हेल्प मेजर की बात करते हैं। केनेथ वॉल्ट जो बात कर रहे हैं वो सेल्फ हेल्प मेजर की, सेल्फ सिक्योरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्की, और एनार्की से जो हम लोग बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने का मेन पर्पस क्या है, सेल्फ हेल्प। यहाँ कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। तो जब कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है, तो वॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू हेल्प ourselves. We need to improve our own capability in whatever means we can use, or whatever way we can use in the enhancing the foreign policy of India. So इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगर रिसोर्स अच्छा है, हमारे पास वाटर रिसोर्स अच्छा है, हमारे पास मिनरल्स अच्छे हैं, तो इसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम बहुत सारी इंडस्ट्री को भारत बुला सकते हैं। और जो गवर्नमेंट अभी रिसेंट में प्रोग्राम चला रही है मेक इन इंडिया की, या फिर आत्मनिर्भर भारत की, पहले भी गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात कर रही थी, आज़ादी के बाद से हम लोग सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। बट टाइम टू टाइम हम जो जब फेजेस को देखेंगे तो इसको और स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे भी था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी था, तो किस तरीके से ये चैलेंजेस फेस कर रहा है, और आज भी इसको क्या चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, कौन कौन सी कंट्री है जिसके कारण जो है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। सो what we need to understand here is that economy play an important role in the foreign policy of India. अगर हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होते, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना आज एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी क्या हुआ, क्योंकि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में कर लिया था, राइट। तो जब 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया तो वो हमसे काफ़ी पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, हम 91 में किए, और हमारे तब भी काफ़ी स्लोली हमने किया, क्योंकि हमें अपने स्टेट को साथ में अपने पॉपुलेशन को कैरी करना था। हम बहुत हार्श नहीं हो सकते थे चाइना की तरह, क्योंकि चाइना जो है वो वन पार्टी रूल्ड कंट्री है, और पार्टी जो डिसाइड कर लेती है वो वहाँ पर फाइनल होता है। दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भारत की नीति में थोड़ी सी ये जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है इसको लेकर चलना, इसकी वैल्यूज़ को लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। हम कोई हार्श मेजर नहीं ले सकते हैं जिस तरीके से चाइना लेता है, बिकॉज हमें पॉलिटिकल वैल्यू को भी काफ़ी महत्व देना होता है। We know that there is no freedom or freedom freedom in China, right? So we can understand that in our country these things are much better than China.
सो व्हाट वी नीड टू सी हियर इज़ दैट कि हम जब ग्रो कर रहे हैं तो हमारे पास जो है हम लोगों की व्यवस्था को देखते हुए उनके भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को देखते हुए राइज कर रहे हैं। ये नहीं कि अचानक सब कुछ बंद कर दिया, नेक्स्ट डे जो है सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया और उसके कारण जो है लोग जो है एडेप्ट नहीं कर पाए नए सिस्टम में और उससे काफ़ी नुकसान हो जाएगा लोगों को। सो what we need to see here is that in the determinant economic play an important role और मेजर कारण है कि अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल भी हम डेवलप कर सकते हैं, स्किल्ड पीपल हमारे पास हैं, तो हम अच्छी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। नाउ थर्ड एस्पेक्ट इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, हिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट। हिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कैसे हिस्ट्री प्ले कर रहा है? In order to understand this, we need to see that ki in history, in our history, the religious, philosophical, cultural aspect are imbibed. वो already हमारे अंदर है। We are not supposed to just think of India में अलग अलग रिलीजन जो है वो इंडिया ने वर्ल्ड को दिया है। यह भारत का एक सॉफ्ट पावर है। तो इंडिया हिस्टोरिकली ही जा करके चाइना से बात करता है और कहता है कि वी आर सिविलाइजेशनल स्टेट, जब वो दो हेड ऑफ द गवर्नमेंट ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सिविलाइजेशनल स्टेट है, या फिर आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट को बुद्धा का स्टैचू देते हैं, या आप राम की स्टोरी को आप देखते हैं, रामायण को इंडोनेशिया और सेंट्रल साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में इतना सपोर्ट किया जाता है क्योंकि कल्चरली वी आर वेरी मच क्लोजर। ठीक है, ठीक है। तो what we need to see here is that history also play an important role because the history में जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसके रिजल्ट जो है हमें आज मिलते हैं फॉरेन पॉलिसी में। therefore what we need to focus is we need to have good foreign policy which are going to help because अभी इंडिया का जो इमेज है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इमेज है, जिसके कारण आप देखिए कि हमारी हिस्ट्री के कारण कि भारत ने किसी कंट्री पर आक्रमण नहीं किया है, भारत यह एक आक्रामक देश नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के कारण हमें जो एनपीटी में बिना एनपीटी साइन किए हुए उसको प्रोटेस्ट करते हुए भी हमें कई सारे छूट मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सो यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द रिलीजियस एस्पेक्ट। रिलीजियस एस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं कि रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो हिस्ट्री कल्चर सबसे जुड़ा हुआ है। और रिसेंट में हम देखते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक में जो बात हुई थी जो फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे टीवी डिबेट में मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो नुपुर शर्मा नाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन थे, सी मेड सम स्टेटमेंट विच वाज हर्टिंग टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द इस्लामिक कंट्री। ठीक है, वो रिस्पॉन्स में स्टेटमेंट दे रही थी, बट वह स्टेटमेंट के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई सारा नोटिस आया, इंडियन एम्बेसडर को कई सारे नोटिस आए अलग अलग इस्लामिक कंट्री से, और इसमें यूएई हो गया, इसमें इंडोनेशिया हो गया। तो इन सब कंट्री के कारण भारत ने इमीडिएट एक्शन लिया और नुपुर शर्मा को जो भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी उनको वहाँ से हटा दिया गया, उनको पद से हटा दिया गया, ताकि एक इमेज जो है वह जो किसी एक के स्टेटमेंट के कारण पूरी कंट्री उसको नहीं झेले, उसको परेशान ना हो पूरी कंट्री। तो वी नीड टू सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन पब्लिक ऑल्सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज दैट रिलीजन के एस्पेक्ट में भारत का एक इतिहास जो है वह टू नेशन थ्योरी पर बेस्ड है। टू नेशन थ्योरी क्या है कि टू नेशन थ्योरी के जो सर सैयद अहमद खान की बात कर ले या फिर आप मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर ले, तो टू नेशन थ्योरी में उनका ये मानना है कि हम जो है हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ नहीं रह सकते थे, इसीलिए जो मुस्लिम बाहुल्य देश था उसको क्षेत्र था उसको पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में बदल दिया। इसके कारण जो है भारत को एक रिलीजन के कारण आप देख रहे हैं कि एक नई कंट्री का बन जाना, जो कि भारत की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सभी चीज को, सारे डिटर्मिनेंट्स को ओवर पावर कर गई। तो रिलीजन को हम बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर जस्ट अ सेक्युलर कंट्री एंड यहाँ पर हम रिलीजन को एज एन फैक्टर नहीं देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में। आप देख रहे हैं कि रिसेंट में काफ़ी समय से ये चल रहा है कि खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, खालिस्तान ग्रुप जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमें एक सेपरेट लैंड चाहिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बट
आप देखें कि इसका जुड़ाव कहाँ से है, रिलीजन से। और यह क्या चाह रहा है, सेपरेट कंट्री। तो इस तरीके से जो अगर रिलीजियस एस्पेक्ट है, इसको भी समझना जरूरी है भारत के फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट में। अब बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। How to define the national interest of the country? These are the factors, these are influencing the foreign policy of India, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, और यह जो है आप देखेंगे कि इनका ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, रिलीजन, फिलॉसफी, कल्चर, सभी का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है भारत की फॉरेन पॉलिसी पे। उसी तरीके से अब देखते हैं कि भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है वह कैसे डिफाइन होता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू सी दैट द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो आती है वो किसी न किसी आइडियोलॉजी से बंधी होती है। एज आई टोल्ड यू, आइडियोलॉजी ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। लेट मी जस्ट एड हियर दैट कोल्ड वॉर, द इंटायर कोल्ड वॉर वॉज द रीजन was based on ideology. The Cold War, the entire Cold War was based on ideology. So जो आइडियोलॉजी पर जब पूरा का पूरा आप देखते हैं, सोवियत यूनियन एक अलग ग्रुप बन गया, एक यूएसएसआर और यूएसए एक अलग कैपिटलिस्ट ग्रुप बन गया और एक सोशलिस्ट ग्रुप बन गया। इस ग्रुप ने वर्ल्ड को डिवाइड करना शुरू किया, और इस पर भारत की फॉरेन पॉलिसी पर कैसे असर पड़ा? भारत की फॉरेन पॉलिसी इस समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ओर मूव कर रही थी, और नॉन अलाइनमेंट क्योंकि वो कॉलोनियल पास्ट को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, और ना ही वो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ के अपने आप को कम करना चाह रही थी, मतलब पावरलेस करना नहीं चाह रही थी। तो यह समझते हैं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आइडियोलॉजी है उसका इम्पैक्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी पे पड़ा, और कोल्ड वॉर जो है वो इंटायर जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी पे आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट कैसे बात कर। नेशनल इंटरेस्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट क्या है, भारत में डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट क्या है। सो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट कहने का मतलब है कि भारत में किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। फॉरेन पॉलिसी क्या कर रहा है कि हमारे देश की कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहने का मतलब है कि ऑयल की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो ईंधन है वो चलता रहे, हमारी जो इंडस्ट्री है वो चलती रहे, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता रहे। तो हम जैसे इसको इंपोर्ट करते हैं तो हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम कम से कम प्राइस पे इसको इंपोर्ट करें। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, और एनर्जी जो है वो फुलफिल अगर होता है तो भारत के अंदर जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है और महंगाई कम होती है, इन्फ्लेशन को कम करने में काम करता है। सेकेंड एस्पेक्ट अगर हम इसको देखें, इसको समझे कि अनएम्प्लॉयमेंट भारत में भी काफ़ी बढ़ गया है। रिसेंट में लास्ट कुछ साल पहले ये रिपोर्ट भी आई थी कि भारत जो है 45 ईयर्स में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी जितनी अभी है भारत में। तो भारत में जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद हम देखते हैं कि कोविड का जो पैंडमिक का जो मार पड़ा भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी पे, और लॉकडाउन जो हुआ उसके बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है और बढ़ता गया। इसके पहले और जो कारण था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का, उसमें कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो एक डिमोनेटाइजेशन है, जीएसटी है। तो इन सब कारण भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे थे रिसेंट में, उसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पॉलिसी है कि मेक इन इंडिया के थ्रू या फिर आत्मनिर्भर भारत के थ्रू किस तरीके से इसको अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से रोका जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आए और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाया जाए। तो भारत की जो अभी नीति है वह है कि मोर इन्वेस्टमेंट, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाए। बट साइमल्टेनियसली वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर लोकल इंडस्ट्रीज। therefore we haven't joined this RCEP, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा था। अगर RCEP आ जाता तो भारत में गुड्स के प्राइस वाकई कम हो जाते, बट इसके साथ में जो भारत का लोकल इंडस्ट्री है, जो आत्मनिर्भर भारत का या मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है कि उसको भी ग्रो करना है, वह फिर धरा का धरा रह जाता। ठीक है, जो नेशनल इंटरेस्ट में जो बात करते हैं कि भारत को अभी ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, स्किल्ड पीपल की। ठीक है,
तो भारत अभी बात कर रहा है कि डेवलप्ड कंट्री से किस तरीके से स्किल्ड लेबर को, स्किल्ड टेक्नोलॉजी को लाया जाए और अपने लोगों को स्किल किया जाए, और ताकि जो हम हमारे लोग जो है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए हर एक सेक्टर में। सो भारत की विदेश नीति में यह कुछ बातें थी। इस पे डिटेल में चर्चा हम लोग अपने अलग अलग लेक्चर में करेंगे। सो इफ़ यू फाइंड एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, कोई भी तरह का सवाल आपके मन में हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ताकि आई कैन इंक्लूड दैट योर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई कैन एड्रेस योर इशूज़। जैसे हम किसी ने हमसे पूछा था जब हमने द इंडिया वे बुक का रिव्यू किया कि वाई भारत मैटर्स का रिव्यू करना, तो हमने वाई भारत मैटर्स का भी रिव्यू करके दिया। तो इसी तरीके से आपको कोई और भी सवाल हो तो आप पूछिए, और हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, ताकि आपको इसका नोट्स भी जो है हमारे सबस्टैक के चैनल पे आपको मिल जाता है।